नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है साइंस में घ्राणेंद्रियां और त्वचा के बारे में। आज हम सीखेंगे घ्राणेंद्रियां से म्यूकस। घ्राणेंद्रिया जो नाक होता है, तो नाक से म्यूकस निकलता है। ये जो नाक से चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। ये किस ग्रंथि से निकलता है? तो बोमैंस ग्लैंड से ये स्रावित होता है। जो म्यूकस होता है, नाक से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो किस ग्रंथि से निकलता है? बोमैंस ग्लैंड से निकलता है। बोमैंस कैप्सूल किस में पाया जाता है? वो किडनी में पाया जाता है। किस ग्रंथि में? नेफ्रॉन ग्रंथि में। जो बोमैंस कैप्सूल होता है वो किडनी में पाया जाता है, नेफ्रॉन ग्रंथि में। अब देखो, गंध के उद्दीपन को ग्रहण करने वाले अंग को घ्राणेंद्रियां कहते हैं। जो गंध के उद्दीपन को ग्रहण करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? घ्राणेंद्रियां कहते हैं। फिर नाक की गुहा या नासाव्यस्म घ्राणेंद्री का कार्य करती है। जो नाक की गुहा होती है, नासाव्यस्म होती है, वो किसका कार्य करते हैं? घ्राणेंद्री का कार्य करते हैं। घ्राण प्रदेश के श्लेष्मिक कला के नीचे बोमेन ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्मिक कला के नीचे क्या पाई जाती है? बोमेन ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे स्रावित श्लेष्म हवा के साथ आई गंध को घोलता है। जो जिससे क्या स्रावित होते? श्लेष्म हवा के साथ जो गंध आती है उसको घुलाता है, धुलता है, और तब घ्राण कोशिकाएं गंध से प्रभावित होती हैं। और तभी क्या होता है? जो घ्राण कोशिकाएं होती हैं वो गंध से प्रभावित होती हैं। फिर देखो, जैकोब्सन आर्गन यह कुछ ही जानवरों में पाया जाता है। जो जैकोब्सन आर्गन है यह कुछ ही जानवरों में पाया जाता है। यह सूंघने से संबंधित है। यह जो है किससे संबंधित है? तो सूंघने से संबंधित है। हम लगभग 4000 से 10,000 तक स्मेल को सूंघ सकते हैं। 4000 से लगा के 10,000 तक के स्मेल को हम सूंघ सकते हैं, किंतु कुत्ते हमसे 100 गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति रखते हैं। जो कुत्ते होते हैं वो हमसे मानव से कितने 100 गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति रखते हैं। फिर फेरोमोन्स, इस हार्मोन के कारण, जो फेरोमोन्स हार्मोन होता है, तो इस हार्मोन के कारण विपरीत लिंगी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो विपरीत लिंगी होते हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। महिलाओं में सूंघने की क्षमता ओव्यूलेशन में बढ़ जाती है। जो महिलाएं होती हैं उसमें सूंघने की क्षमता जो ओव्यूलेशन है उसमें बढ़ जाती है। जब बॉडी के अंदर अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, और जब शरीर के अंदर अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी से मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म प्रत्येक 14 दिन पर आता है। और उसी में सूंघने की क्षमता कहाँ से बढ़ती है? ओव्यूलेशन से बढ़ जाती है। और जब शरीर में अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी से मेंस्ट्रुएशन जो मासिक धर्म होता है वो प्रत्येक 14 दिन पर आता है। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा त्वचा। त्वचा स्पर्श के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। जो त्वचा होती है वो स्पर्श के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। त्वचा के नीचे वसा ऊतक पाए जाते हैं। जो त्वचा के नीचे होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? वसा के ऊतक पाए जाते हैं, जो शरीर का मुख्य वसा डिपो होता है। जो शरीर का मुख्य वसा डिपो होता है। त्वचा बाल व नख में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। त्वचा के बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन
नामक प्रोटीन पाई जाती है। त्वचा में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और त्वचा में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कैल्शिफेरॉल या विटामिन डी में बदल देता है। तो त्वचा में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और उसी के कारण जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं वो कोलोकैल्शिफेरॉल में परिवर्तित हो जाती हैं। देखो त्वचा में सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती हैं जिससे वसामय स्राव या सीबम स्रावित होता है। त्वचा में क्या पाया जाता है? सेबेशियस ग्रंथि पाई जाती है और जिससे क्या स्रावित होता है? सीबम या वसामय स्रावित होता है जो रोमों व त्वचा को चिकना या चमकदार बनाए रखती हैं। जो क्या करते हैं? जो रोम होते हैं, रोमे होते हैं, बाल होते हैं और त्वचा को चिकना बनाए रखती हैं। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिससे पसीना निकलता है। त्वचा में पसीना किससे निकलता है? तो उसमें त्वचा के अंदर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं और उसी के कारण हमारा शरीर से पसीना निकलता है। फिर देखो दांत एवं स्वानेंद्रियां, जीभ, दांत और जीभ के बारे में देखो। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से इसका निर्माण होता है। कार्य क्या होता है दांतों का? तो भोजन को चबाना, काटना, फाड़ना, चीरना, कुचलना होता है। दांतों का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना होता है, काटना होता है, फाड़ना होता है, चीरना और कुचलना होता है। और दांतों का निर्माण किससे होता है? वो कैल्शियम के कारण होता है, कैल्शियम से होता है। और दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब देखो उपस्थिति के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक दंतीय, द्विदंतीय, विषम दंतीय। एक दंतीय को मोनोपोइडेंट कहते हैं, द्विदंतीय को डाइपोइडोंट कहते हैं और विषम दंतीय को हेटेरोडोंट कहते हैं। अब एक दंतीय देखो, ऐसे जीव जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं। ऐसे जीव जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं वो एक दंतीय होते हैं। और ऐसे जीव के जीवन की गणना उनके दांतों को गिनकर किया जाता है। और ऐसे जो जीव होते हैं जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आएंगे और उन जीवों की जीवन की गणना उन्हें दांतों को गिनकर की जाती है। जिससे क्या होते हैं? गाय, भैंस। तो गाय, भैंस में एक दंतीय होते हैं क्योंकि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं और उसी जीवन की गणना उनके दांतों को गिनकर की जाती है। फिर द्विदंती देखो, द्विदंती प्रथम बार, दूसरी बार, इसमें 2 बार दांत आते हैं। प्रथम बार में अस्थायी दांत आते हैं जिसको कहते हैं दूध के दांत। जो अस्थायी दांत होते हैं उसको कहते हैं दूध के दांत। और दूसरी बार में स्थायी दांत। इसमें कैसे? जैसे इसमें मनुष्य आता है तो मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं। एक होते हैं दूध के दांत या अस्थायी दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। फिर विषम दंती, अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक बार हों। अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक बार हों जिसे विषम दंती उनको कहते हैं। जब अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक बार हों तो उनको विषम दंती कहते हैं। ये दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। ये 4 होते हैं। अब इनका कार्य देख लो। कृंतक को इंसीजर कहते हैं। इसका कार्य होता है काटना या स्माइलिंग टीथ इनको भी कहते हैं। कृंतक को स्माइलिंग टीथ कहते हैं और इनका काम क्या होता है? किसी चीज को काटना। फिर दूसरा था कैनिन, रदनक। इनका काम होता है फाड़ना। इनका कार्य होता है फाड़ना। फिर तीसरा था अग्रचौड़क।
मोलर इसको कहते हैं, इसका कार्य होता है चबाना। और चौथे नंबर पर आता है हमारा चौरड़क, मोलर, इसका कार्य होता है चबाना व पीसना दोनों। फिर देखो, अब दांतों में इनेमल पाया जाता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। फिर देखो मानव दांत के बारे में, जो मानव दांत होते हैं उनके बारे में देख लो, 4-5 बातें। फिर दांतों का सफ़ेद भाग जो इनेमल कहते हैं, जो दांतों का सफ़ेद भाग होता है उसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। मानव में यह सफ़ेद एवं सबसे कठोरतम अंग होता है। जो मानव होता है यह मानव के अंदर सबसे सफ़ेद होता है और सबसे कठोरतम अंग माना जाता है। इनेमल के नीचे डेंटिन होता है, जो इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटिन होता है और इसका रंग पीला होता है, कैल्शियम के कारण इसका रंग पीला होता है। यह इनेमल की अपेक्षा कम कठोर होता है, जो इनेमल होता है उसकी अपेक्षा यह कम कठोर होता है। डेंटिन अंदर से खोखली होती है, जो डेंटिन होती है वो अंदर से खोखली होती है, इसलिए कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, कैविटी, खोखलेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसमें भरा एक टोपी चढ़ा दी जाती है, जब खोखला हो जाता है तो इसमें एक टोपी चढ़ा दी जाती है, RCT, रूट कैनल ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है और एक कैप चढ़ा दिया जाता है, एक टोपी दांतों के ऊपर चढ़ा दी जाती है खोखली जगह पर। गोर्द गुहा नामक द्रव भर दिया जाता है, गोर्द गुहा नामक द्रव भर दिया, इसमें अनेक रुधिर कोशिकाओं एवं तंत्रिकाओं का जाल होता है। जो खोखली जगह होती है वो गोर्द गुहा होती है और गोर्द गुहा में एक द्रव होता है और इसी खोखली जगह में अनेक रुधिर कोशिकाओं एवं तंत्रिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। फिर देखो, वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। अक्ल के दांत 18 से 21 वर्ष की उम्र में आते हैं। जो अक्ल के दांत होते हैं, अकल के दांत, वो 18 से 21 वर्ष के बीच में आते हैं। फिर देखो, 18 साल के बच्चों में कुल 28 दांत होते हैं। जो 18 साल के बच्चे हैं उसमें कुल 28 दांत होते हैं। 10 साल से कम में प्रीमोलर नहीं होते हैं। जो 10 साल के बच्चा होता है उसमें प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। हाथी दांत में इंसीजर दिखाने के लिए होते हैं, वो फाड़ने के लिए नहीं होते हैं। जो हाथियों में इंसीजर दांत होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। फिर आता हमारा जीभ, जीभ के बारे में जान लें। मुख में एक लचीली, चपटी एवं लंबी पेशी युक्त संरचना होती है। मुख में एक लचीली, चपटी एवं लंबी पेशी युक्त संरचना पाई जाती है, जिसका कार्य भोजन का स्वाद, बोलना एवं भोजन का मंथन आदि कार्य होता है। मुख में एक लचीली और चपटी लंबी पेशी युक्त संरचना होती है और उसी को हम जीभ कहते हैं। और उसका कार्य क्या होता है, भोजन का स्वाद लेना और बोलने में मदद करना और भोजन का मंथन करना। मंथन का मतलब भोजन को मिलाना, इसका कार्य होता है। फिर इसका अग्रभाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जो अग्रभाग होता है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर उभरे होते हैं। जीभ के ऊपर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे अंकुर उभरे होते हैं एवं प्रत्येक अंकुर में अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं। और प्रत्येक अंकुर में क्या होता है, अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं। जैसे जीभ होता है तो आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये मीठे के लिए, बीच का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, स्वाद के लिए, और जो पीछे का हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये कड़वे के लिए, कड़वा महसूस कराता है। और जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर
उभरे रहते हैं। एवं प्रत्येक अंकुर में अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं जो अलग अलग स्वाद के प्रति संवेदनशील होती हैं। और प्रत्येक अंकुर में क्या होता है, अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अलग अलग स्वाद के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ के द्वारा लार का श्रवण होता है। जीभ के द्वारा क्या होता है, लार का श्रवण होता है। और लार में टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। दो एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य, इसका कार्य भोजन के द्वारा लाए गए बैक्टीरिया को मारना होता है। जो भोजन के द्वारा बैक्टीरिया जाते हैं मुंह में, उसको मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। टाइलिन, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अथवा सबलिंगुअल या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर एवं पैराटिड जाई पाई जाती हैं। 3 प्रकार की 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर एवं पैराटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये देखो, ये प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। जो एक दिन में 1 से लगा के लगभग 1.5 लीटर तक लार निकालती हैं। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है और इसकी प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। और ये कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। और लार में 99% जल वो 1% एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। फिर देखो, लार में टाइलिन एवं म्यूसिन एंजाइम पाया जाता है। जो लार होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है और म्यूसिन एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को लिपिड डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। लिपिड डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। जो टाइलिन होता है वो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदलता है, तो लिपिड डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। म्यूसिन रिक्त आहार नाल एवं मुख गुहा की आंतरिक भित्तियों पर सुरक्षात्मक का आवरण बनाता है। जो म्यूसिन एंजाइम होता है वो रिक्त आहार नाल एवं जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा की आंतरिक भित्तियों पर क्या बनाता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। फिर भोजन को लुब्रिकेट बनाकर उसे निगलने में सहायता करता है। भोजन को गीला बनाकर उसे निगलने में सहायता करता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।